हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। बेंगलुरु में 34 साल के इंजीनियर अतुल सुभाष ने पत्नी और कोर्ट पुलिस से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। सुभाष ने अपनी जान लेने से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है और 90 मिनट का एक वीडियो भी, जिसमें उन्होंने समाज, कोर्ट और झूठे इल्जामात का जिक्र किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है सुसाइड से पहले सुभाष ने। हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। अपने इस वीडियो में सीधे सीधे सुभाष ने इस सिस्टम को भी अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है और आखिर में मौत को चुना है। सुभाष के जाने से सिर्फ एक मौत नहीं हुई है, बल्कि एक परिवार बर्बाद हो गया है। सुभाष के पेरेंट्स इस वक्त सदमे में हैं और बुरी तरह से टूट चुके हैं। कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये पूरी कहानी दिखाने का मतलब ये नहीं कि सुभाष ने जो कुछ सुसाइड का रास्ता चुना है वो सही था। नहीं दोस्तों, सुसाइड किसी भी परेशानी का हल नहीं हो सकती है, लेकिन बातचीत जरूर इस मसले का हल हो सकती है कि आखिर किस दौर से सुभाष गुजर रहे थे, क्यों किसी ने उनको अपनेपन का एहसास नहीं कराया वक्त रहते। सुभाष, जिसकी शायद मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बाहर से भले ही वो स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए थे। मेंटली हेल्थ उनकी बुरी तरह से खराब थी। लिहाजा आज के इस वीडियो में बात मर्द के अंदर छिपे दर्द की। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर। देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वुमेन्स के मुकाबले मेंस सुसाइड रेट ज्यादा है। 2014 में कुल 1,31,666 सुसाइड केसेस में से लगभग 68,000 मेंस ने सुसाइड की, जबकि 2021 में ये गिनती बढ़कर 1,64,000 से ज्यादा हो गई, जिसमें 75,000 से भी ज्यादा मेंस थे। इन सभी सुसाइड केस के पीछे सोशल और पर्सनल प्रेशर, खराब फाइनेंशियल कंडीशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अहम वजूहात थी। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मेंस की सुसाइड रेट पर गौर करें तो सुसाइड करने वालों में मैरिड मेंस ज्यादा हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इग्नोर किया गया वो थी मेन की मेंटल हेल्थ। जी हाँ, इस वक्त मेंटल हेल्थ एक ग्लोबल हेल्थ केयर क्राइसिस बन चुका है। यानी मर्द जहनी एतबार से ठीक नहीं है, बल्कि वो परेशान है, और ये वो परेशानी है जिसको हम सभी लंबे वक्त से इग्नोर करते आ रहे हैं। 19 सितंबर 2018 में पब्लिक एक आर्टिकल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बात को एग्री किया था कि इंडिया एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक से गुजर रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक के रूप में उभरती जा रही हैं। WHO के मीनिंग से देखें तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जो आपको जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से लड़ने के लिए ताकत देती है, जिसमें आदमी अपनी कैपेबिलिटी को पहचानता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल आने वाले जिंदगी के स्ट्रेस से पार पाने के लिए कर सकता है। यही एक अच्छी मेंटल हेल्थ की परिभाषा है। चलिए अब आपको कुछ नाम बताते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद शमी, शिखर धवन, जॉनी डेव। इन सभी नामों में जो कॉमन है वो ये कि ये सभी लोग मेंटली हैरेसमेंट का बुरी तरह से शिकार हो चुके हैं। रीजन रहा टॉक्सिक फेमिनिज्म, और ये कोई नॉर्मल कपल फाइट नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई तलाक तक पहुंच गई। जी हाँ, यहाँ तक कि शिखर धवन के तलाक का तो बेस ही यही था कि कोर्ट ने खुद माना था कि उनकी पत्नी का टॉर्चर शिखर धवन झेल नहीं पाएंगे। ये तो थे तमाम सेलिब्रिटीज, हाई प्रोफाइल केस, लिहाजा मीडिया ने भी खूब बढ़ चढ़ कर इन मामलों को उठाया था। लेकिन आम आदमी का क्या कोई उसकी सुध लेने वाला है? शायद नहीं। तभी अतुल सुभाष जैसे लोगों को इस सब से छुटकारे का एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो है सुसाइड। तभी आज वुमेन सुसाइड के मामले मेन सुसाइड रेट के 3 गुना ज्यादा हैं। भले ही कभी इंडिया पुरुष प्रधान देश था, लेकिन आज के इंडिया में मर्द डरा हुआ महसूस करता है। आप जब भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिल में ये डर कहीं ना कहीं घर करे रहता है कि गलती से आप किसी वुमेन को टच ना कर दें या टच ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पूरा समाज, कानून, सिस्टम बिना आपकी दलीलों को, बिना आपकी सफाई को सुने आपको गुनहगार मान लेता है। क्योंकि हमारा कानून महिलाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा
हमेशा से रखता है। कहा जाता है कि मर्दों की मेंटल हेल्थ खराब होने के पीछे वुमेन का ही हाथ है, क्योंकि सोसाइटी में औरतों की पहचान पहले वक्त में ना के बराबर हुआ करती थी। आए दिन औरतों पर जुल्म की कहानियां सुनने को मिला करती थी और इन मामलों को कम करने के लिए ही हमारे देश में कानून को और ज्यादा सख्त किया गया था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाए गए थे जो हर औरत को बचाया करते थे उसके ऊपर होने वाले जुल्म से, चाहे वो उसका पति करे, चाहे वो उसके इन-लॉज करें या फिर समाज का कोई दूसरा शख्स। ये कानून आया तो वुमेन की हिफाजत के लिए था, लेकिन अब इसके मिसयूज की कहानियां भी बढ़ चढ़ कर देखने को मिल रही थी। ऋतिक चक्रवर्ती नाम के शख्स पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का गलत इल्जाम लगाया था। चक्रवर्ती ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने गलत आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की तफ्तीश की, सुनवाई की तो उनके खिलाफ लगाए गए सभी इल्जामात झूठे पाए गए और ये मामला धारा 498A के गलत इस्तेमाल का एक एग्जाम्पल बन गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 375 की। ये रेप विक्टिम को इंसाफ के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका भी धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल हो रहा है। विष्णु तिवारी का केस यही दिखाता है कि कैसे कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस केस में विष्णु तिवारी को 2003 में रेप केस में उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया था, लेकिन 20 साल के बाद यानी 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह पता चला कि एक्यूज विष्णु तिवारी इनोसेंट थे और उन्हें गलत तरीके से इस एक्ट में फंसाया गया था और 20 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या 20 साल जो तिवारी ने जेल में गुजारे, क्या उसकी भरपाई की जा सकती है? क्या वो तो 20 साल तक अपने परिवार से दूर रहे, क्या उस दूरी को कम किया जा सकता है? शायद नहीं। अगर बात शादीशुदा कपल की करें तो यहाँ तो हालात और ज्यादा खराब हैं, जहाँ तलाक के नाम पर ना जाने क्या क्या डिमांड उनकी वाइफ की तरफ से की जाती है। जैसे सैफ अली खान और अमृता राव के डाइवोर्स को देखें तो सैफ ने 2004 में सेटलमेंट के लिए अमृता राव को 5 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि उस वक्त की बड़ी रकम में से एक रकम थी। बात ऋतिक रोशन और सुजैन की तलाक की करें तो ऋतिक रोशन ने 4 करोड़ रुपए एल्यूमिनी में सुजैन को दिए थे। और यही नहीं, ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी इसी तरह के मामले देखने को मिलते हैं। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने तलाक के सेटलमेंट के लिए 160 बिलियन डॉलर दिए थे। एलन मस्क का नाम भी इस लिस्ट में आता है, हालांकि उनके ब्रेकअप और पैचअप के मामले लगातार देखने को मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि कैसे इस मेंटल हेल्थ को सही करने में मेंस की मदद की जा सकती है। 22 नवंबर 2023 में पब्लिक एक रिपोर्ट में एक एक्टर कुंवर अमर ने मेंस के मेंटल हेल्थ पर बात की थी। उनका कहना था कि मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला सॉल्यूशन ही ये है कि हमें सबसे पहले मेंटल हेल्थ की हकीकत को समझना होगा और ये मानना होगा, ये कबूल करना होगा कि मेंटल हेल्थ जैसी चीज भी एग्जिस्ट हमारे समाज में करती है। किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले एक अच्छी फैमिली की तरह सबको बैठकर उस आदमी की मदद करनी चाहिए। उसके दर्द को समझना होगा जो आसानी से आदमी आमतौर पर अपनी फैमिली से बयान नहीं करते हैं। अगर आप एक अच्छे भाई हैं, अच्छी बहन है या माँ बाप जो भी हैं, तो आपको अपने रिश्ते की कद्र करते हुए अपने उस फैमिली मेंबर को टाइम देना होगा जिसको इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर ये सब चीजें काम नहीं करती तो हमारे पास डॉक्टर की थेरेपी लेने का एक ऑप्शन है, हमारे पास दवाइयों का ऑप्शन है और भी कई ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके जरिए हम मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये कहा जा सकता है कि मेंटल हेल्थ को वक्त रहते अगर हम पहचान लेते हैं और उसका हल करने की कोशिश करते हैं बातचीत के जरिए, दवाइयों के जरिए, डॉक्टर्स के जरिए, तो हम इस बढ़ती हुई बीमारी को कम कर सकते हैं। और जिस तरह से लोग सुसाइड करना एक आम तरीका समझ चुके हैं, इसको हम कम कर सकते हैं और मरने वालों की जानों को बचा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।